किसी देश पर कब्जा बनाए रखने के लिए सबसे सक्षम औजार क्या होता है? सेना, कानून या फिर कुछ और? आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वे हमें ब्रिटिश भारत में ले जाते हैं और एक बहुत दिलचस्प तर्क देते हैं कि शायद सबसे कारगर हथियार शिक्षा थी। बिल्कुल। हमारे पास आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ व्यापार करने आई थी, वो अचानक भारत की सबसे बड़ी टीचर बनने की कोशिश क्यों करने लगी? और ये सफर बहुत अजीब है क्योंकि जैसा कि ये स्रोत साफ दिखाते हैं, शुरुआत में कंपनी को शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जीरो। उनका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। लेकिन धीरे धीरे जरूरतें बदलीं और उन्हें समझ आया कि भारत पर राज करने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, कलम की भी जरूरत पड़ेगी। ये सिर्फ स्कूल खोलने की कहानी नहीं है, ये उस सोच को समझने की कहानी है जिसके तहत एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जानी थी जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच और समझ से अंग्रेज। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो स्रोत कहते हैं कि कंपनी ने अपने शासन के शुरुआती 60 सालों तक शिक्षा की तरफ देखा भी नहीं। हाँ, उनका पूरा ध्यान व्यापार और मुनाफा कमाने पर था। लेकिन फिर भी कुछ स्कूल कॉलेज तो खुले थे, जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा खुलवाया। अगर कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं थी तो ये क्यों हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो शुरुआती कोशिशें थी, ये कंपनी की कोई सोची समझी नीति नहीं थी, बल्कि कुछ दूरदर्शी अंग्रेज अधिकारियों की व्यक्तिगत पहल थी। अच्छा, व्यक्तिगत? हाँ, हेस्टिंग्स को समझ आ गया था कि अगर यहाँ शासन करना है तो यहाँ के कानून समझने होंगे। तो कलकत्ता मदरसा खोलने का मकसद यही था कि मुस्लिम कानून को समझने वाले कुछ भारतीय मिले जो अदालतों में कंपनी के जजों की मदद कर सकें। अच्छा, तो ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक जरूरत थी। मतलब हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं। और शायद यही लॉजिक 1791 में जोनाथन डंकन के बनारस संस्कृत कॉलेज के पीछे भी रहा होगा ना? बिल्कुल। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और दर्शन। बिल्कुल, पैटर्न एकदम साफ है। उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो स्थानीय कानूनों, परंपराओं और भाषाओं को जानते हों और प्रशासन के निचले स्तर पर कंपनी की मशीनरी का एक हिस्सा बन सकें। इसी कड़ी में 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला, लेकिन उसका मकसद थोड़ा अलग था। क्या अलग था? वो भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि नए अंग्रेज सिविल सेवकों के लिए था, ताकि वे भारत आने पर यहाँ की भाषाएं और रीति रिवाज सीख सकें। यानी शुरुआती दौर का सार ये है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी का काम आसान बनाना था। बिल्कुल। भारतीयों को बड़े पैमाने पर शिक्षित करने का कोई इरादा दूर दूर तक नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदला कि कंपनी को अपनी सोच बदलनी पड़ी और 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा पर खर्च करने की बात होने लगी? 2 बहुत बड़े बदलाव हुए और दोनों का केंद्र ब्रिटेन में था। पहला था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति? हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटेन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था। अब उन्हें भारत सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाले देश के तौर पर नहीं, बल्कि अपने बने हुए सामान को खरीदने वाले एक विशाल बाजार के तौर पर भी दिखने लगा था। और यहाँ शिक्षा का क्या रोल था? रोल ये था कि अंग्रेजों के एक प्रभावशाली तबके को लगा कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, उन्हें पश्चिमी तौर तरीके सिखाए जाएं, तो वो मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाएंगे। अच्छा। उनकी पसंद बदलेगी, उनका रहन सहन बदलेगा और वे ब्रिटिश सामानों के सबसे बड़े ग्राहक बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति थी, शिक्षा के जरिए बाजार बनाना। वाह, मतलब ये सिर्फ भारतीयों को सभ्य बनाने के बारे में नहीं था, इसके पीछे सीधा सीधा आर्थिक फायदा छिपा था। ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। असल में यही था। और आपने कहा 2 बड़े बदलाव हुए थे, दूसरा क्या था? दूसरा बड़ा दबाव था ईसाई मिशनरियों का। वे ब्रिटेन की संसद पर लगातार जोर डाल रहे थे कि उन्हें भारत में शिक्षा फैलाने की इजाजत दी जाए। उनका मकसद साफ था। उन्हें लगता था कि पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के संपर्क में आके भारतीय अपने धर्म और परंपराओं पर सवाल उठाएंगे और ईसाई धर्म अपना लेंगे। तो एक तरफ व्यापारी थे जो अपना माल बेचना चाहते थे, दूसरी तरफ मिशनरी थे जो अपना धर्म फैलाना चाहते थे, और दोनों के लिए जरिया एक ही था, पश्चिमी शिक्षा। मतलब एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ धर्म, और बीच में फंसी भारतीय शिक्षा। इसी दबाव का नतीजा था 1813 का चार्टर एक्ट। बिल्कुल। 1813 का चार्टर एक्ट एक मील का पत्थर था। पहली बार ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि भारतीयों की शिक्षा में कंपनी की भी कुछ जिम्मेदारी है। अच्छा। इसी एक्ट में ये निर्देश दिया गया
कि कंपनी हर साल कम से कम 1 लाख रुपए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और भारत में विज्ञान के ज्ञान के प्रचार के लिए खर्च करेगी। 1 लाख रुपए। आज सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, पर उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पैसा मंजूर होते ही असली बहस शुरू हो जाती है। अब झगड़ा इस बात पर था कि इस पैसे को खर्च कैसे किया जाए। और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। ये बहस लगभग 20 साल तक चली और इसने भारतीय शिक्षा के भविष्य की दिशा तय कर दी। इसी को इतिहास में प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद या ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। चलिए इस बहस को थोड़ा खोलते हैं। ये प्राच्यवादी और आंग्लवादी कौन लोग थे? मतलब एक तरफ अंग्रेजी के समर्थक थे और दूसरी तरफ संस्कृत फारसी वाले? मोटे तौर पर हाँ, पर यह सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी। तो फिर ये दो अलग अलग विचारधाराओं, दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज की टक्कर थी। आंग्लवादी, जिनका नेतृत्व लॉर्ड मैकॉले जैसे लोग कर रहे थे, उनका मानना था कि भारतीय ज्ञान, चाहे वो साहित्य हो या विज्ञान, पूरी तरह से पिछड़ा हुआ और बेकार है। हाँ, इसलिए सरकारी पैसा सिर्फ पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान पढ़ाने पर खर्च होना चाहिए और माध्यम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हो। और प्राच्यवादी, क्या वे सिर्फ पुरानी सोच वाले लोग थे जो हर नई चीज का विरोध कर रहे थे? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। प्राच्यवादी गुट में H.H. विल्सन जैसे बड़े विद्वान थे। उनका तर्क था कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है और उसका सम्मान होना चाहिए। वे पश्चिमी ज्ञान के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि इसे भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत और फारसी के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा। वे एक तरह से पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को जोड़ने की बात कर रहे थे, न कि एक को दूसरे पर थोपने की। तो ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से भारत की आत्मा को परिभाषित करने की लड़ाई थी। क्या भारत का भविष्य उसके अतीत में था या पश्चिम की नकल करने में? बिल्कुल। और इस बहस में जीता कौन? इस बहस का अंत हुआ 1835 में एक जोरदार धमाके के साथ, और उस धमाके का नाम था लॉर्ड मैकॉले का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। अच्छा। ये एक ऐसा दस्तावेज था जिसने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और पूरी तरह से आंग्लवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया। मैंने मैकॉले के बारे में पढ़ा है। उन्होंने एक बहुत मशहूर और विवादित बात कही थी, है ना? कुछ लाइब्रेरी की शेल्फ के बारे में। हाँ, और वो एक लाइन उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। उन्होंने लिखा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के बराबर है। एक मिनट, उन्होंने सच में ये कहा? ये तो आज के समय में सुनने में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और नस्लवादी लगता है और था भी। मतलब पूरे महाद्वीप के ज्ञान को एक शेल्फ से तोड़ दिया। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक नीतिगत बहस नहीं थी, ये एक गहरी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित थी। मैकॉले का तर्क था कि सरकार के पास संसाधन कम है, इसलिए उन्हें जन शिक्षा पर बर्बाद करने के बजाय समाज के एक छोटे ऊंचे तबके को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। और इसी सोच से एक नई थ्योरी का जन्म हुआ। आप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कर रही हैं? हाँ, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा था। क्या था आइडिया? आइडिया ये था कि आप समाज के सिर्फ ऊपरी तबके के मुट्ठी भर लोगों को पढ़ाओ लिखाओ। ये उम्मीद की गई थी कि ज्ञान इन लोगों से छन छन कर, यानी फिल्टर होकर आम जनता तक अपने आप पहुंच जाएगा। पर क्या असल में ऐसा होता है? क्या ज्ञान ऐसे ऊपर से नीचे फिल्टर होता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन मैकॉले का असली मकसद कुछ और था। क्या? मैकॉले ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा था। वो एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। अच्छा। ये क्लास अंग्रेजी शासकों और करोड़ों भारतीय शासितों के बीच दुभाषीय या इंटरप्रेटर का काम करेगी और अंग्रेजी राज की जड़ों को मजबूत करेगी। तो मैकॉले की ये फिल्टर वाली थियरी कितनी कामयाब रही? क्या ज्ञान सच में ऊपर से छनकर नीचे आम लोगों तक पहुंचा? नहीं, व्यवहार में ये थियरी पूरी तरह से फेल हो गई। फेल हो गई? हाँ, ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा जरूर, लेकिन वो ऊपर से फिल्टर होकर नहीं आया। वो राजनीतिक पार्टियों, प्रेस, पैम्फलेट और सार्वजनिक मंचों के जरिए एक समानांतर धारा के रूप में पहुंचा। और विडंबना देखिए, इसी अंग्रेजी शिक्षा ने एक ऐसा राष्ट्रवादी वर्ग पैदा किया
जिसने आगे चलकर उसी औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी जिसे मजबूत करने के लिए ये शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी। तो मैकॉले की थ्योरी तो एक तरह से नाकाम रही। क्या अंग्रेजों को यह बात समझ आई? क्या उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए कोई कोशिश की? हाँ, और यही कोशिश हमें लगभग 20 साल बाद 1854 में चार्ल्स वुड के एक दस्तावेज में दिखती है जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच कई इतिहासकार इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक और विस्तृत योजना थी। मैग्ना कार्टा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्या खास था इसमें? क्या इसने मैकॉले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया? कागज पर तो बिल्कुल। वुड्स डिस्पैच की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने पहली बार आधिकारिक तौर पर ये माना कि आम जनता को शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसे समाज के ऊंचे तबके के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को साफ साफ खारिज कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और भाषा का क्या? क्या अभी सब कुछ अंग्रेजी में ही था या उसमें भी कोई बदलाव आया? यहाँ एक बहुत समझदारी वाला कदम उठाया गया। वुड्स डिस्पैच ने एक संतुलित रास्ता सुझाया। उसने कहा कि उच्च शिक्षा यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर अंग्रेजी सबसे उपयुक्त माध्यम है, लेकिन स्कूल स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषाओं में, हाँ, स्थानीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ये पहली बार था जब भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अच्छा, तो ये सिर्फ थ्योरी को खारिज करने तक सीमित नहीं था, इसने एक पूरा ढांचा तैयार किया। बिल्कुल, इसने एक व्यवस्थित पदानुक्रम, एक हायरार्की का प्रस्ताव रखा। सबसे नीचे स्थानीय भाषाओं में चलने वाले प्राइमरी स्कूल, उनके ऊपर जिलों में एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल और कॉलेज, और सबसे ऊपर विश्वविद्यालय। हाँ, सबसे ऊपर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी शहरों में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर विश्वविद्यालय। इसके अलावा इस डिस्पैच ने पहली बार महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। और इसे लागू करने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे किया गया? क्या सरकार सारे स्कूल खुद खोलने वाली थी? नहीं, और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सिफारिश आती है, ग्रांट-एड प्रणाली। वो क्या है? इसका मतलब था कि निजी उद्यमों यानी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को कुछ शर्तों के आधार पर सरकारी अनुदान दिया जाएगा। इससे शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को भी बढ़ावा मिला। साथ ही इसने ये भी सुनिश्चित किया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगी। तो इसका असर जमीन पर कितना दिखा? क्या ये सिर्फ कागजों पर ही एक अच्छी योजना बनकर रह गई? नहीं, इसका असर काफी तेजी से दिखा। इस डिस्पैच के आने के ठीक 3 साल बाद 1857 में? हाँ, उसी साल जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए। महिला शिक्षा को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। अच्छा। J.E.D. बेथ्यून ने 1849 में जो बेथ्यून स्कूल शुरू किया था, वो एक बड़े आंदोलन का प्रतीक बन गया। पूसा बिहार में एक कृषि संस्थान और रुड़की में एक इंजीनियरिंग संस्थान की भी शुरुआत हुई। मतलब इसका असर बहुत बड़ा था। संक्षेप में कहें तो अगले 50 सालों तक भारत की शिक्षा प्रणाली का ढांचा वुड्स डिस्पैच के आधार पर ही बना और विकसित हुआ। तो आज की हमारी चर्चा से एक बात तो साफ है, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने के पीछे कोई एक सीधा साधा मकसद नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कहानी सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों के खुलने की नहीं है, बल्कि उन उलझे हुए इरादों की है जो उनके पीछे थे। एक तरफ प्रशासनिक जरूरतें और औपनिवेशिक नियंत्रण का लालच था, तो दूसरी तरफ सुधार और ज्ञान फैलाने की एक सोच भी मौजूद थी। बिल्कुल, ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि शिक्षा कभी भी एक तटस्थ या न्यूट्रल चीज नहीं होती। इसे हमेशा एक खास मकसद के साथ, एक खास विचारधारा के तहत आकार दिया जाता है। ब्रिटिश भारत में इसका उद्देश्य एक ऐसा सहायक वर्ग तैयार करना था जो शासन चलाने में मदद करे। लेकिन इसी शिक्षा ने एक विरोधाभास को जन्म दिया। इसने उन विचारों को भी पनपने का मौका दिया जिन्होंने अंत में उसी शासन को उघाड़ फेंका। तो आज की हमारी इस पड़ताल को हम एक सवाल पर छोड़ सकते हैं। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इन सभी दस्तावेजों का मकसद एक खास तरह का शिक्षित भारतीय बनाना था, जिसकी एक तयशुदा परिभाषा थी। सही बात है। आज आज़ादी के इतने दशकों बाद जब हम अपनी शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे पाठ्यक्रम, तो क्या हमें उसमें अब भी उस औपनिवेशिक ढांचे की कोई परछाई दिखती है? सोचने वाली बात है। भाषाओं को लेकर हमारी प्राथमिकताएं, सफलता को मापने के हमारे पैमाने,
क्या ये सब पूरी तरह से हमारे अपने हैं या हम आज भी अनजाने में उसी पुरानी विरासत को ढो रहे हैं?